हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। इसके पहले हम लोगों ने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का 5 सेक्शन, उसके बाद फिर कॉमन एरर के 5 पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोगों को सॉल्व करना था फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स के 5 पार्ट देने के बाद फिर मैं क्लोज टेस्ट का आपको 5 पार्ट दूंगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करने का कुछ तरीका होता है। देखो, इसमें ग्रामर को तो यूज़ करना है। अगर ग्रामर से क्वेश्चन आपको आया है तो ग्रामर से करना ही करना है। साथ में इसमें कई क्वेश्चन आपके सेंस पे भी देता है। सेंस पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वोकैब्स आने चाहिए। तो इस वीडियो के अंत में मैंने इस 10 क्वेश्चन से जितने भी वोकैब आपको पूछ सकता था, जो आपके इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको करने के पहले एक बार ये सारे वोकैब्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट करके आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा पहले, और पढ़ने के बाद फिर आप सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा करना, ठीक है ना। ये सारे वोकैब्स एक बार आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड किंगडम डैश इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड। देखो, ऐसे क्वेश्चंस करने के पहले कभी फिलअप करना हो, आप कभी भी फिलअप के बाद तुरंत आप ऑप्शन पे मत आया करो। पहला आप किया करो काम ये कि पूरा सेंटेंस पढ़ा करो। सेंटेंस पढ़ने के बाद खुद से पहले एक वर्ड आप सोचा करो। अभी ऑप्शंस को आपको नहीं देखना है, आप खुद एक वर्ड पहले सोचो। इससे क्या होगा, इससे आप अगर लाइन समझ रहे हो तो वर्ड आप सोच पाओगे। नहीं समझ पाओगे तो अगर ग्रामर पे दिया तो डायरेक्ट लगा लो, अदरवाइज़ आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। इसीलिए हैबिट बनाइए कि आप कभी भी फिलअप जो है पूरा पढ़ने के बाद ही आप ऑप्शन पे जाया करिए। पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद आप खुद से एक शब्द पहले सोच लो, उसके बाद ऑप्शन करो। तो अगर आप खुद से सोचोगे तो इसमें लिखा द यूनाइटेड किंगडम डैश इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, है ना। तो आप देखोगे इन चीज़ों से मिलकर यूके बना हुआ है। तो मिलकर बनने के लिए या तो कंप्राइज या तो कंसिस्ट। तो कंप्राइज का नियम ये कहता है कि कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है पॉइंट। कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जबकि कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कंसिस्ट लगाना है तो आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, और अगर कंप्राइज लगाना है तो ऑफ नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी कंप्राइज के साथ ऑफ लगा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। डी कंसिस्ट के साथ ऑफ होना चाहिए, तभी आंसर होता। तो बच्चा ए और सी कंबाइंस होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्राइजेस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, से मिलकर बना होना। ओके, अगला क्वेश्चन सेकंड। ज्योति रिफ्यूज टू बी सॉरी ज्योति रिफ्यूज टू बी डैश बाई हर लॉन्ग इलनेस। मैंने कहा था आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन पे जाओगे तो तुरंत गलत करोगे। पहले लाइन का मतलब खुद से एक निकालो, फिर ऑप्शन पे जाओ। तो लाइन का मतलब ये निकलेगा कि अपनी ज्योति जो है काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी, इलनेस चल रही थी, लेकिन इस लंबे समय से बीमार होने के बावजूद भी उसने क्या किया, रिफ्यूज़ किया। किससे रिफ्यूज़ करोगे, अगर आप बीमार हो तो आप उदास हो गए, तो उदास होने से क्या किया उसने, इनकार कर दिया कि भाई मैं उदास नहीं रहूँगी, ठीक है ना। अब उदास जैसा शब्द अब आपको खोजना है यहाँ पे, ठीक है। पहला वर्ड है डिस्पिरिट। सबको पता है डिस्पिरिट मतलब क्या होता है, उदासी। तो आप समझ सकते हो कि आंसर ये हो सकता है। बाकी भी तीनों लेकिन पढ़ लो एक बार। डिस्पैच मतलब होता है भेजना, भेजने का कोई सेंस नहीं था वहाँ पे। डिस्पर्स मतलब होता है बिखेरना, बिखेरने का भी कोई सेंस नहीं है। सारे वोकैब्स मैंने पीछे लिखे हुए लास्ट में, आप नोट कर लेना उसको। और डिस्पेंस मतलब होता है खर्च करना, इसका भी कोई सेंस नहीं था। तो आंसर क्या होगा, लॉन्ग इलनेस के नाते वो क्या थी, उदास थी। तो उसने उदास होने से क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। एक मिनट। तो थर्ड क्वेश्चन है, ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश एनीवन। तो इम्पार्ट के साथ, इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना। ही विल इम्पार्ट, ये तो डायरेक्ट आपका नियम पे ही है, इम्पार्ट टू समवन, किसी को प्रदान करने के लिए इम्पार्ट के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं।
तो ये तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट नियम पे है प्रीपोजिशन के। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। ठीक है, सबको समझ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। जिम सफर्ड अ डैश ऑफ फॉर्च्यून। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फ्रेज से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप देखोगे जिम सफर्ड अ डैश ऑफ फॉर्च्यून, ये डायरेक्ट फ्रेज पे है। फ्रेज जान लो क्या होता है। फ्रेज होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, फोर्थ ऑप्शन। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य का फिरना। कहते नहीं उसके सितारे चमक गए, उसी सितारे चमक जाने को कहते हैं ना रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का फिरना। तो जिम सफर्ड अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ये डायरेक्ट फ्रेज पे ही क्वेश्चन था। अक्सर इस टाइप के फ्रेज से क्वेश्चन आपको फिलअप में देता है, तो आप कोशिश करिएगा कुछ फ्रेजेस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता है। ही वॉज डैश बाई नेचर एंड सो अवॉइडेड बाई ऑल कंपनी, है ना। तो क्या करता है कि वो नेचर में कैसा है, अगर कंपनी को वो अवॉइड कर रहा है, मतलब किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहा है। आज थोड़ी डिस्टर्बेंस है वीडियो में, इसीलिए मैं दिन के टाइम में नहीं बनाता हूँ, अक्सर शोर होता रहता है, इसीलिए अक्सर वीडियो में 12 बजे के बाद ही बनाता हूँ, क्योंकि सब सो जाते हैं उस टाइम। दिन भर बच्चों कूदते रहते हैं, इसलिए मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा है वीडियो। तो ही वॉज डैश बाई नेचर एंड सो अवॉइडेड ऑल कंपनी। तो कैसा व्यक्ति जो है सभी कंपनी को अवॉइड करता है, अगर किस तरह के नेचर का व्यक्ति जो है साथ देना या लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। अब आपको चारों की मीनिंग, एंटी सोशल मतलब जो समाज से थोड़ा कट के रहता है, जिसे समाज से नफरत हो। टिमिड मतलब कायर। कॉर्डियल मतलब होता है मिलनसार, दोस्ताना। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो दोस्ताना है, फ्रेंडली है, तो वो लोगों से मिलेगा, वो कंपनी को अवॉइड नहीं करेगा। ग्रिगेरियस मतलब भी वही होता है, मिलनसार, फ्रेंडली, तो ये भी नहीं हो सकता। बचता है एंटी सोशल और टिमिड। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? टिमिड। एसएससी ने जो आंसर, एंटी सोशल भी काफ़ी करीब है, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है? बी, टिमिड। वो नेचर से क्या है? कायर है, डरपोक है, इसीलिए वो लोगों से मिलना नहीं चाहता। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ही वॉज टिमिड बाय नेचर एंड सो अवॉइडेड ऑल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता है। ही सेटअप इंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल डैश। अब देखो यहाँ थोड़ा सा पहले ग्रामर का यूज़ करो। उसने क्या किया? सेटअप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन चाहिए। फेमस एक एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर ए, नहीं हो सकता, हमें नाउन चाहिए। रेप्यूटेशन नाउन है, हो सकता था। रिनोन आपका एडजेक्टिव है, नहीं हो सकता। रिप्यूट आपका नाउन है, हो सकता है। अब देखो रेप्यूटेशन भी यहाँ पे हो सकता था, रिप्यूट भी, दोनों की मीनिंग भी लगभग सेम है, दोनों ही नाउन है। इसलिए मेरे अनुसार जो आंसर यहाँ पे होगा बी और डी। हालांकि आंसर में डी दिया हुआ है, जो एसएससी ने आंसर दिया है वो डी है, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पे रेपुटेशन भी हो सकता है और रिप्यूट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता है। इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स डैश सक्सेसफुल। इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स डैश सक्सेसफुल। ये आपको सीधे फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम जो एक आपको लिखवाया गया होगा कि शर्त को शो करने वाले शब्दों के साथ अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में कंडीशन शर्त आ जाते हैं तो वह शर्त वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। देखो शर्त रखा गया अगर तुम इस एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, है ना, तो मेरा एफर्ट क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। ठीक है। तो शर्त रखा गया तो इस एग्ज़ाम में अच्छा करने का, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा हुआ है, इफ़ यू डू वेल इन द एग्ज़ाम, है ना। अगला क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास? एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? विल। वुड भी है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? पहला ऑप्शन, विल बी। ठीक है। देन माई एफर्ट्स विल बी सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द नॉइज़ ऑफ द ड्रम बीट्स एंड फ्राइटेंड द टाइगर। अब देखो ये सभी जो ऑप्शन रखे हैं, जब तक आप इसकी मीनिंग नहीं जानोगे आप नहीं कर पाओगे। तो मीनिंग मैंने पीछे लिखा हुआ है, एक बार उसको पढ़ लेना फिर करना, बड़े आसानी समझ लोगे। तो ड्रम का जो नॉइज़ था उसने टाइगर को डरा दिया। फ्राइटेंड मतलब होता है डरा दिया, और क्या कर दिया?
और क्या किया है वो ऑप्शन में है। पर्टेन, मैं आपको बताते चल रहा हूँ मीनिंग, आप बताइएगा कौन सा हो सकता है। पर्टेन मतलब होता है से संबंधित। तो आप देखो ज़रा वहाँ पे से संबंधित की मीनिंग है क्या? ड्रम के नॉइस से, बीट से, है ना, टाइगर क्या हुआ, डर गया, और से संबंधित नहीं। परसिस्ट मतलब बना रहा, डर गया और बना रहा। अगर डर जाएगा तो भागेगा कि बना रहेगा, है ना, तो परसिस्ट हो नहीं सकता। प्रिवेंट मतलब रक्षा किया, जब डर गया तो रक्षा कैसे करेगा, बचाएगा कैसे, नहीं हो सकता। बचता ऑप्शन नंबर डी। अब जाहिर सी बात यही आपका आंसर होगा। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज़न में, दुविधा में, फंस जाना, है ना, किसी दांव पेच में फंस जाना, दुविधा में होना, ठीक है। ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं, परप्लेक्स्ड। तो द नाइस ऑफ द ड्रम बीट्स परप्लेक्स्ड एंड फ्राइटन द टाइगर, उसको कंफ्यूज कर दिया, उसको फंसा दिया, उसको क्या कर दिया, डरा दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। 9th पे चलते हैं हम लोग। वी डैश नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। तो क्या कर रहा है कि हमको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, ढेर सारे टाइम है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में समय है, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी जिसका मतलब नीड, कह रहा है वी नीड नॉट हरी, हमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9th का, डी। वी नीड नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। 10वें पे चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। मास्क मैन डैश अ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटरवे। कह रहा है एक मास्क पहना हुआ आदमी ने क्या किया, सिक्योरिटी वैन को रास्ते में क्या कर लिया, रोक लिया। यही तो होगा मीनिंग। मीनिंग में देखो तुरंत क्या क्या, मास्क क्रिया क्या करना है, क्रिया जो यहाँ पे हो रही है वो क्या है, उस मोटर सिक्योरिटी वैन को उसने क्या कर दिया, रोक लिया। किसने रोक लिया, मास्क मैन ने। अब रोकने जैसा कोई वर्ड आपको चाहिए, ठीक है ना। तो अब चारों का फ्रेज़ मालूम होना चाहिए आपको, इसकी मीनिंग क्या है। हेल्ड आउट मतलब क्या, तो ये सारे हेल्ड आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। हेल्ड का ये जो है आपका होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड। तो आप होल्ड आउट चेक करो, होल्ड फॉर, होल्ड ऑन, होल्ड अप, ठीक है, उसी का सेकंड फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है। तो होल्ड आउट का मतलब क्या होता है, आपको मीनिंग में यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो होल्ड आउट मतलब प्रतिरोध करना, ठीक है। मतलब होल्ड फॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा, विस्तार से बोलना, बहुत ही एक्सप्लेन करके बोलना। होल्ड ऑन मतलब किसी चीज़ को थाम के रखना, जैसे फ़ोन पे हम होल्ड ऑन बोलता है। और होल्ड अप मतलब होता है ज़बरदस्ती रोक के रखना। अब बताओ चारों में से कौन सा होगा वहाँ पे, अब बड़े आराम से बता सकते हो। जो मास्क मैन है वो सिक्योरिटी मैन को ज़बरदस्ती रोकेगा, है ना, तो कौन सा आंसर होगा, होल्ड अप, या फिर क्या बोलोगे आप, हेल्ड अप। तो इस तरह से आपने देखा कि फिलअप में जो है ग्रामर के साथ साथ मीनिंग का भी बहुत यूज़ होता है। तो आप फिलअप के पोर्शन अगर अच्छे से करना चाहते हो तो आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए, मीनिंग भी आनी चाहिए और ग्रामर भी आनी, दोनों का यूज़ करके ये आप फिलअप अच्छे से कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग करिए, फिलअप करना आपको अपने आप आ जाएगा। इसके कुछ और भी क्वेश्चन ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा। आप सभी लोग ये 10 क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेना, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बता सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।